मैं 3 साल बाद जब घर आया तो देखा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। यह देखकर मैं उसे मारने पीटने लगा। तब मेरी माँ ने मुझे कहा कि यह तेरा ही बच्चा है, यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा ले। रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अपनी बीवी से 3 साल तक नहीं मिला, तो फिर यह बच्चा मेरा कैसे? मेरा नाम कबीर है और मेरे घर में मम्मी पापा और मैं रहता हैं। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं दिल्ली नौकरी ज्वाइन कर लिया। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी शादी शहर की लड़की से हो, क्योंकि शहर की लड़कियों में बात ही कुछ अलग होता है। उनके पहनने, रहने, खाने पीने और बोलने का तरीका ही अलग होता है। यह बातों में अपनी माँ से जानता था, क्योंकि मेरी माँ एक गांव की है। मेरी माँ के रहने का तरीका गांव की तरह है, इसलिए मैं शहर की लड़की से शादी करना चाहता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं शादी करूँगा तो शहर की लड़की से ही शादी करूँगा। फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी एक गांव की लड़की से करा दी। एक दिन जब मैं छुट्टियों पर दिल्ली से गांव आया तो मेरी माँ ने बताया कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। माँ ने बताया था कि वह लड़की बहुत सुंदर है और तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत संस्कारी है वह लड़की। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं शहर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आपको पता है ना कि मैं गांव की लड़की अनपढ़ होती है। उनको बोलने, चलने, रहने और बात करने का ढंग नहीं होता है। फिर भी आप गांव की लड़की से शादी तय कर दी। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तब माँ ने कहा, मैंने बस कह दिया तो कह दिया। अगर उस लड़की से तूने शादी नहीं की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं डर गया। मैं मजबूर था। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुझे उससे शादी करनी ही पड़ी। मेरी शादी हो गई। वह मेरे घर आ गई थी। मेरे सुहागरात था। मैं अपने कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं सबसे पहले अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, तुमने कहा तो मैंने शादी तो कर लिया, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहता। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तू इतना जिद क्यों कर रहा है? वह बहुत सुंदर है। एक बार उसे जाकर तो देख। फिर नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। तब माँ गुस्से में बोली, जाएगा कि नहीं? हर वक्त अपना मनमानी करता रहता है। कभी तो तू किसी की बात सुन लिया कर। माँ की डांट सुनकर मैं उसके कमरे में चला गया। शादी के वक्त भी मैं अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि उस समय वह घूंघट में थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में गया तो वह घूंघट में बेड पर बैठी थी। मुझे उसके पास जाना नहीं चाहता था मैं, और ना ही घूंघट हटाने में उसके पास गया। बिना मैं घूंघट हटाए उसके बगल में ही सो गया। थोड़ी देर बाद वह भी सो गई। जैसे तैसे मैंने वह रात बिताया। अगले दिन मैंने माँ के से कहा कि ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया है। अगर आज ही नहीं निकला तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। माँ ने कहा, इतनी जल्दी तू उसे छोड़ के कैसे जा सकता है? कल ही तो तेरी शादी हुई है। कोई बात नहीं माँ, मैं ऑफिस के काम खत्म करके चला आऊँगा। मैं माँ से बात कर ही रहा था कि वह किचन में खाना बना रही थी। तब तक मैं रूम में गया और अपना सामान पैक किया और बाहर निकल आया। मेरी माँ ने कहा, शाम को चले जाना। नहीं माँ, मुझे लेट हो जाएगा। मैं निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अपनी बीवी से तो एक बार मिल जा। कोई बात नहीं माँ, फ़ोन पर बात हो जाएगी। मैं निकलता हूँ। पापा भी इस वक्त द्वार पे ही थे। मैं माँ और पापा के पैर छुआ और सीधे दिल्ली के लिए निकल गया। जब दिल्ली आया तो यहाँ पर रहते हुए मुझे लगभग 2 साल हो चुके थे। मैं घर पर अपनी मम्मी पापा से बात करता और माँ कहती कि अपनी बीवी से बात कर ले, तो मैं थोड़ी देर बात करके कोई बहाना बनाकर कॉल काट देता। ऐसे ही दिन निकलते रहे। गुस्से में मैं ड्रिंक करने शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं ऑफिस के काम खत्म करके रूम पर आ रहा था, उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़की रो रही है। मैं डर गया। मैंने सोचा कहीं चुड़ैल तो नहीं है। फिर मैं जब उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उसके पैर सीधे थे।
मैं समझ गया कि यह कोई लड़की ही है। मैं उसके पास जाकर गाड़ी रोका और पूछा, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तब उस लड़की ने बताया कि यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते थे, मैं उनसे मिलने आई थी, लेकिन वह लोग तो यहाँ से कहीं चले गए हैं कुछ दिनों के लिए घूमने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैंने कही, ठीक है, आप अगर चाहती हैं तो मेरे रूम पर चल के रह सकती हो, जितने दिन चाहो। वह लड़की मुझे घूर घूर कर देखने लगी। फिर मैंने कहा, आपको लगता है मैं कोई ऐसा वैसा इंसान हूँ, तो ऐसा नहीं है। गॉड प्रॉमिस, मैं एक साधारण और भला घर का लड़का हूँ। मैं आपके साथ ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ होगी। वैसे भी अगर आप इस बीच रास्ते में ऐसे ही रही तो इस जगह पर कई आवारे लड़के रात को घूमते रहते हैं। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने साथ ले चल सकता हूँ। वह लड़की और ज़्यादा डर गई और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम विद्या है और वह एक गांव की रहने वाली है, लेकिन देखने में तो वह काफ़ी स्टैंडर्ड घर की दिख रही थी। उसके देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वह गांव की रहने वाली लड़की है। मैं उसे अपने रूम में ले आया, उसे बेड पर बिठाया और किचन में जाकर खाना बनाने लगा, क्योंकि ऑफिस से रूम पर जाने के बाद अक्सर मैं खाना बनाया करता हूँ। खाना बनाने के बाद मैंने उस लड़की को खाना दे दिया और फिर मैं भी वहीं लेकर खाने बैठ गया। हम दोनों खाना खा रहे थे और एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। फिर मेरे फ़ोन पर कॉल आया और मैं बालकनी में जाकर बात करने लगा। जब वापस आया तो मैंने देखा कि वह लड़की अजीब सी बिहेव कर रही है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वह हंसने लगी और कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और वह पानी तो बहुत अच्छा था, मुझे और मिलेगा? मैं सोच में पड़ गया, यह किस पानी की बात कर रही है। अचानक मैंने देखा तो वह पानी के बोतल में मैंने जो शराब रखी थी, तो वह तो पानी समझ के पी चुकी थी, जिसकी वजह से वह नशे में हो गई थी। मैं सर पकड़ कर बैठ गया और गिल्टी महसूस करने लगा। यह मैंने क्या कर दिया? अक्सर मैं शराब पानी के बोतल में भर के रखा करता था ताकि किसी को शक ना हो। मैं तो पहले से ही पी रहा था। हम दोनों बातें करते करते खाना खाए। बेड तो एक ही था। मैंने उससे बेड पर सोने के लिए कहा। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप बगल में सो जाओ। हम दोनों नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से न जाने कैसे हम दोनों के बीच वह सब हो गया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। सब होने के बाद हम लोग सो गए थे। जब मैं सुबह बेड से उठा तो देखा कि वह लड़की नहीं है और उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। मैं खुद पर काफ़ी गुस्सा हो रहा था। मैंने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं, तो फिर ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? उस लड़की की ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई। मैं एक कैसा इंसान हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसे कैसे कर दिया? मैं खुद पर पछतावा करते करते ऑफिस के लिए तैयार हुआ और बिना कुछ खाए ऑफिस के लिए निकल गया। मैं उस लड़की को भुला ना पा रहा था, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती जो की थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। उस घटना को बीते 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे। एक दिन मेरी माँ ने कॉल किया और कहा, बेटा 3 साल होने को है, 3 साल से तू घर नहीं आया, तुझे देखने का मन कर रहा है, कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। मैंने कहा, नहीं माँ, मुझे यहाँ बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। माँ ने कहा, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि तुझे आना है तो आना है। मैं माँ से बहुत डरता था और बहुत प्यार भी करता था। उनकी हर बात मानना था, उनकी बात टाल नहीं सकता था और मेरे बस की बात भी नहीं थी। इसलिए मैं घर आया। घर आया तो सबसे पहले मुझे मेरी बीवी दिख गई। जब उसने मुझे पलट के देखा तो उसका चेहरा खिलखिला उठा, लेकिन मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गए, क्योंकि वह तो पेट से थी। मैं 3 साल पर घर आया, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं अपनी बीवी को अभी
तक ठीक से देखा भी नहीं था। मेरे घर में मम्मी पापा और बस मेरी बीबी ही रहती थी, इसलिए मैं समझ गया था कि वह मेरी बीबी ही है। मैं उसके पास गया और उसे कस के एक थप्पड़ लगाया। वह रोने लगी और मैं माँ को बुलाने लगा। माँ कहाँ हो, जल्दी इधर आओ। माँ उस वक्त छत पर कपड़े डालने गई थी। वह दौड़ती दौड़ती मेरे पास आई और बोली ने लगी, क्या हुआ? आते आते तू शोर क्यों मचा रहा है? शोर मैं मचा रहा हूँ? आप अपनी बहू को देखिए। आप ही कहती थी ना, बहुत संस्कारी है, आज्ञाकारी है, बहुत अच्छी है। इसके जैसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। इसकी कुकर्म नहीं देख रही हैं आप? पता नहीं किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है और आप इसे घर में रखने कैसे दे रहे हो? आपको तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। तू चुप कर और शांत हो जा। ज़्यादा हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कहा था, मेरी बहू बिल्कुल वैसी ही है, कई ज़्यादा उससे अच्छी है। तू यहाँ नहीं था, यह मेरे साथ थी, तो मैं जानती हूँ कि यह कैसी है। इस बच्चे का बाप तू ही है, यह तेरा ही बच्चा है। मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा। मैं तो 3 साल बाद घर आया था, फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो गया? मैंने कहा, माँ आप इस लड़की के लिए मेरी ज़िंदगी खराब करना चाहती हो, किसी और का बच्चा मेरे सर मढ़ रही हो, जबकि आपको अच्छे से पता है कि मैं 3 साल बाद घर आया हूँ। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुझे विश्वास नहीं है कि तो तू डीएनए टेस्ट करवा के देख लेना, यह तेरा ही बच्चा है। मैं माँ से बहस सवाल करने लगा। तभी माँ गुस्से में आ गई और कहने लगी, जब तक यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आता और तू इसका डीएनए टेस्ट करवा के सच्चाई नहीं जान लेता, तब तक मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। उस दिन से घर में शांति छा गई। ना जल्दी कोई किसी से बात करता और न ही हंसी मजाक होता। सारे लोग अपने काम करते और अपने अपने रूम में चले जाते। अब डिलीवरी का वक्त आ गया। एक रात उसके पेट में काफ़ी तेज दर्द हुआ। माँ उसके साथ ही सोती थी। माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, जल्दी डॉक्टर के पास इसे ले चल। मैं वहाँ खड़ा रहा क्योंकि मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता था। माँ गुस्से में बोली, अगर तूने इस अस्पताल में नहीं ले गया, आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता ख़त्म। माँ की यह बात सुनकर मैं मजबूर हो गया और मैं उसे अस्पताल ले गया। काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर से बार बार मेरी माँ पूछ रही थी, मेरी बहुत ठीक तो है? सुबह से 4 बज गए थे, तभी बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। नर्स आकर बताई, लड़का हुआ है। मेरी माँ खुश हो गई और उस नर्स को कुछ पैसे दे दी। तब मेरी माँ मुझसे घूर कर देखने लगी और कहने लगी, तू आज ही डीएनए टेस्ट करवा ले, उसके बाद ही तू घर जाएगा। मैं भी कहा, ठीक है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि यह बच्चा आखिर किसका है, आखिर किसका बच्चा है ये। कुछ देर बाद मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और डीएनए टेस्ट करवाई। डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट 3 दिन बाद मिलेगा और हम घर आ गए। वह 3 दिन मैं कैसे बिताया मैं ही जानता हूँ। 3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट ले आया। मैंने वह रिपोर्ट को नहीं खोला और माँ के पास ले गया और माँ के हाथों में वह रिपोर्ट थमा दी और कहने लगा, लो खुद ही देख लो। मैं जानता हूँ यह बच्चा मेरा नहीं है। माँ मेरे हाथों में रिपोर्ट थमा दी और बोली कि तू ही पढ़, तुझे यकीन नहीं है कि यह तेरा बच्चा है। तो मैं जब रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यह बच्चा मेरा है। मैं तो 3 साल बाद घर आया था, फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो गया? तब मैं समझ गया कि इस सब बातों के बारे में माँ को पता है। जब माँ को पता है कि यह बच्चा मेरा है, तो आखिर कैसे? मैं माँ के पास गया और मैंने पूछा, यह बच्चा मेरा कैसे माँ? माँ कुछ जवाब नहीं दी। माँ प्लीज़ बताओ ना, तू मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा। मुझे तुझसे कुछ सफाई नहीं देनी। तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। माँ के पैरों में मैं गिर पड़ा और बोला, प्लीज़ माँ, मुझे इतनी उलझनें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब बताओ कि यह बच्चा किसका है? आप अब पहले तू मुझे यह बताओ कि क्या तूने आज तक अपनी बीवी को ध्यान से देखा है? मैंने कहा, नहीं, और ना में सिर हिला दिया।
फिर माँ ने पूछा, क्या आज तक तूने उससे प्यार से बात की है? फिर मैंने ना में सर हिलाया। तू कैसा पति है? मैंने तुझसे कहा था कि यह पढ़ी लिखी और बहुत संस्कारी लड़की है, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। शहर की भी लड़कियां इसके आगे फेल हो जाएंगी, अगर इसके आगे आकर खड़ी होंगी तो। लेकिन फिर भी तूने उसको आज तक छुआ तक नहीं है। तुझे पता है, एक लड़की जब अपना घर छोड़कर अपने ससुराल आती है तो कई सारे सपने लेकर आती है, और उन सारे सपनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसका हस्बैंड होता है। और हस्बैंड ही उससे बात ना करे तो सास ससुर के मानने और ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे बाहर जाने के बाद यह हर काम तो करती, हमारा सेवा भी करती, हमें हर तरह से ख्याल रखती, लेकिन यह खुद उदास रहती। मैं जब भी इससे पूछती तो यह कुछ नहीं बताती। मैं पूछ पूछ कर थक गई थी। एक दिन मैंने इसे रोते हुए सुना, तब मैं इसके पास गई और इससे कसम देकर सारी सच्चाई पूछी। इसने बताया कि तू इससे कॉल पर भी बात नहीं करता है और आज तक तूने इसे छुआ तक भी नहीं है। मैंने इससे पूछा कि ठीक है, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जैसे तुम बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुमने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे इतना जानना है कि क्या उनके लाइफ में कोई और तो नहीं है। शायद इसलिए वह मुझसे पसंद ना करते हों। यह जानने के लिए वह तुम्हारे से मिलना चाहती थी। मैं और इनके घर वाले मिलकर एक प्लान बनाए मुझसे मिलने के लिए, जबकि इसने बताया कि तूने इसे ठीक से देखा भी नहीं है। तो हम समझ गए कि तू इसे कभी पहचान नहीं पाएगा जब यह शहर के कपड़ों में तुझसे मिलने जाएगी। इसकी बुआ दिल्ली में ही रहती है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा आसान हो गया तेरे पास भेजना। लेकिन यह कुछ दिनों में ही वापस आ गई और आकर मेरे गले लग के रोने लगी। जब मैंने पूछा तो इसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैंने इससे कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, यह मेरे बेटे का बच्चा है। तो यह कहने के लिए, माँ वह तो ठीक है, लेकिन आपके बेटे को मैं क्या जवाब दूंगी। यह उनको तो यह भी नहीं पता कि उनसे मिलने कोई और नहीं बल्कि उनकी बीवी ही आई हुई थी। मेरी माँ ने कहा, तू चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। वह तेरे बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अपनी माँ के बात पे ज़रूर विश्वास करेगा। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं माँ से माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा कि तू मेरी गुनहगार नहीं है, तू उसका गुनहगार है। तूने उसे बहुत तकलीफ़ दी है, तुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ की बातें सुनकर मैं अपनी बीवी के पास गया और अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। वह बहुत अच्छी थी। कहने लगी, कोई बात नहीं, बीती बातों का हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी माफ़ करने के बावजूद भी वह मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी, ना ही मेरी तरफ देखती थी। उस दिन मैंने उसे ध्यान से देखा था। मेरी बीवी तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबे बाल, हाइट भी ठीक ठाक और पढ़ी लिखी भी है। सच में माँ सही कह रही थी, इसके आगे तो शहर की लड़कियां भी फेल हैं। हमारे बीच अभी भी सब ठीक नहीं था। अब मैं उसके कमरे में ही सोया करता था, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन जब वह कमरे से निकल रही थी तब मैं उसके आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नया शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का हर सुख दुख बांटना चाहता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने गलती की है और यह शायद माफ़ी के लायक भी नहीं है। फिर भी अगर हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। ऐसे अजनबी के जैसे मेरे साथ मत रहो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तब मेरी बीवी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई। मैं उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछा और उससे गले लगा लिया। उसने भी मुझे गले लगा लिया। मैं उसे वादा किया कि आज के बाद कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। मैं अपनी बीवी और बच्चे को अपना लिया और हम दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत किए। सो फ्रेंड्स,
मेरी स्टोरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय